बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जाहिद इमरान और मैं आपके लिए मैथ के ऊपर बहुत सी वीडियो लेकर हाज़िर होता हूं। कुछ काम हमने मैथमेटिक्स के ऊपर किया, कुछ आगे मज़ीद कर रहे हैं। तो हमारा अक्सर मकसद जो था वो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना था कि स्टूडेंट्स को बेसिक कॉन्सेप्ट का पता चले ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में उसको आसानी के साथ अप्लाई कर सकें। तो बहुत से फीडबैक में मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने सराहा, कुछ लोगों ने ये कहा कि ये तो बेसिक आसान से टॉपिक हैं, इस पे काम करना कोई काम है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई ये सुनकर, पढ़कर। जब तक बेसिक बुनियादी सीढ़ी से बच्चा सीखेगा नहीं तो आगे चल के उसे कैसे पता चलेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले स्टेप में उसे मुश्किल पेश ना आए। तो इंशाल्लाह आगे मज़ीद हम बेसिक के ऊपर काम करते जाएंगे। बहुत से टॉपिक्स हमने करने हैं अभी, जिनमें सेट है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, ग्राफ है, ठीक है, अर्थमेटिक है। बहुत से टॉपिक हमारे जो है अभी करने वाले हैं, उनके ऊपर कॉन्सेप्टली हम काम करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट की गुजारिश थी कि सर आप इसके साथ साथ सिलेबस को लेके चलें, उसको भी हमें करवाएं। 9th के स्टूडेंट्स की, 10th के स्टूडेंट की, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की। तो आज हम जो है वो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 का सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखेंगे पहले, उसके बाद इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगी। जहाँ से भी क्वेश्चन हो आप उसको फॉलो कर लेंगे। हमारे यहाँ असल मसला ये है कि स्टूडेंट किताब के ऊपर जो क्वेश्चन है उनके ऊपर जाता है कि उसे तो हल कर लेता है, अगर उसे थोड़ी सी साइन ही चेंज करके दे दें तो वो परेशान हो जाता है कि ये सवाल क्या है। तो जबकि कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कि मैट्रिसेस क्या है और डिटर्मिनेंट्स क्या है। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर और सीखते हैं कि मैट्रिसेस क्या है। तो पहले सबसे दोस्तों हिस्ट्री ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे। जो अक्सर स्टूडेंट ये नहीं बता सकते, क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं असल में इसका डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ है, तो उसको भी हम देखेंगे। इसके बाद ये मैंने लिख दिया कि 9th में आप चैप्टर 1 सीखेंगे। ये टॉपिक को समझने के बाद आगे मज़ीद 10th आर्ट्स में 6 चैप्टर है मैट्रिसेस का, वहाँ पर वो काम आएगा। फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर है, वहाँ पे भी आपको ये लेक्चर जो है वो काम आएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस क्या है। तो मैट्रिसेस जो है वर्ड ये ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। इसे उर्दू में कालमों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। मैट्रिक्स जो लफ्ज़ है वो एक कालम के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैट्रिसेस का जो कॉन्सेप्ट है ये इंग्लैंड का रहने वाला था, एक अंग्रेज़ था, वहाँ से ये काम शुरू हुआ। 1858 के अंदर इसके ऊपर काम किया गया। इससे पहले मैथमेटिक्स में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आ चुकी थी, काम जारी था, हो रहा था। मज़ीद दिन ब दिन इसमें बेहतरी आती गई और चीज़ों को आसान करने के लिए, मैथमेटिक्स की टर्म्स को आसान बनाने के लिए इस नई नई चीज़ें ऐड होती गई। तो इसमें आर्थर केले जो है इसने कॉन्सेप्ट पेश किया मैट्रिसेस का, जो कि अबूर रखता था अलजब्रे पे, अलजब्रिक फॉर्म पे भी इसका बहुत ज़्यादा अबूर था। असल में मैट्रिसेस का जो उसने इस्तेमाल लाया वो मकसद ये था कि जो अलजब्रिक एक्सप्रेशन होती है, जिसमें एग्जांपल देता हूँ मैं, लीनियर इक्वेशन हम इसे बोलते हैं। एक लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें x + y = 2 है, सिंगल पावर में एक्सपोनेंट में होती है ये। तो इसका जो हल करने का तरीका था उसने मैट्रिसेस में कन्वर्ट किया कि आसानी के साथ हम इसको मैट्रिसेस में हल कर लें। तो ये था कि कॉन्सेप्ट इसका जो है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात हमने की। मज़ीद आगे देखते हैं एप्लीकेशन।
तो आज सुनकर आप ये भी हैरान रहेंगे कि एप्लीकेशन जो है मैट्रिसेस इस्तेमाल कहाँ पे है। हम क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसका यूज़ कहाँ है। तो दोस्तों चंद मैंने टर्म ली हैं, इसमें फ़िज़िक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, टीवी है, लैपटॉप है, मुख्तलिफ जो हमारी चीज़ें बनती हैं, कंप्यूटर में आ जाते हैं, कंप्यूटर टर्म है। इसमें जदीद साइंस में आ जाए तो मोबाइल है, उसमें आ जाता है इस्तेमाल इसका, अदर साइंसेस में इस्तेमाल है इसका। तो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर या मोबाइल एक ही टर्म में हम इसको लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन है या टीवी की जो स्क्रीन है या मोबाइल की जो स्क्रीन है, उसमें आपको कैसे तस्वीर नज़र आ जाती है, कैसे उसके ऐप काम कर रहे होते हैं। आपने ये सोचा कि ये किस तरह काम करता है, इसके पीछे कोई लॉजिक होगा। तो बेसिकली ये लॉजिक है कि जो स्क्रीन बनती है, पिक्सल कहते हैं उसे, तो वो जो पिक्सल होते हैं वो मैट्रिसेस से बनते हैं। उसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोबाइल को आप रोटेट करते हैं, रोटेट लगा दें तो मोबाइल खुद बहुत आप इस तरह वर्टिकल करें तो वो वर्टिकल हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल से वर्टिकल, वर्टिकल से हॉरिजेंटल कैसे हो जाता है। तो उसमें भी मैट्रिसेस की जो टर्म है ट्रांसपोज इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोज पीछे उसके फंक्शन लगा है जिसकी मदद से वो आपका मोबाइल रोटेट हो जाता है। तो ये आज आपको कुछ इसका पता चल गया होगा। मज़ीद आगे आप जब फील्ड्स में जाएंगे तो काम करेंगे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी, आप इनको सीखते रहेंगे। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस जो है इसकी एप्लीकेशन क्या है। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ मैट्रिस। तो इसके बाद हमारा जो देखेंगे कि मैट्रिस क्या है, बनता कैसे है, उसके एलिमेंट्स क्या है, उसको कैसे डिनोट किया जाता है। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे कि 1.1 कैसे करनी है, 1.2 कैसे करनी है। तो कंसेप्ट सीखें, उसके बाद खुद ब खुद आप एक्सरसाइज कर लेंगे। ये मैंने आपके सामने एक शेप बना दी जिसमें मुख्तलिफ नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन नंबर्स को कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं कि ये रियल नंबर्स का हिस्सा हैं। इनके अलावा फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं, अंडर रूट में भी हो सकते हैं। तो इनको एक ख़ास तरतीब से रेक्टेंगुलर अरे बोलते हैं इसे। एक रेक्टेंगुलर, जैसे रेक्टेंगुलर शक्ल होती है इसी तरह ज्योमेट्री में, तो इसको रेक्टेंगुलर बनावट यानी मुस्ततिली बनावट के तौर पर हम एलिमेंट्स को इस शेप में जब लिखेंगे तो ये जो अंदर नंबर्स नज़र आ रहे हैं इनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे या एंट्रीज बोलेंगे। उसके बाद ये बाहर ब्रैकेट जो आपको नज़र आ रही है इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलेंगे। और इसको जब हमने डिनोट करना है, ज़ाहिर करना है किससे, तो अल्फ़ाबेटिक जो है उनके कैपिटल वर्ड जो हैं ABC, उनसे हम इनको डिनोट करेंगे। तो ये चीज़ें मिलकर जो है एक मैट्रिक्स हमारे सामने बन के आ जाता है। जब मैट्रिक्स हमारे सामने आ जाता है तो उसके बाद हमें शिनाख्त करनी पड़ती है कि आखिर हमने ये जो नंबर्स एक ख़ास तरतीब से लिखे हैं, इन नंबर्स को जिन जिन जगह पे हैं इनको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। तो उस सिलसिले में हम देखते हैं, आगे एग्जांपल्स देते हैं। जब भी कोई मैट्रिक्स बनाया जाता है तो उसमें से सबसे पहली चीज़ जो मैट्रिक्स के साथ अटैच है वो है रोज एंड कॉलम्स। इनका समझना बहुत ज़रूरी है, रोज एंड कॉलम्स। तो रोज क्या है कि अगर मैं ऐसे इसको बॉक्स में कर दूं, ये हमारे पास एक हॉरिजेंटल रुख में, इसे हम बोलेंगे हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल इस शेप में,
जब आपने इस शेप में देखना है तो आप उस चीज़ को हॉरिजेंटल कहेंगे, यानी कि उर्दू में इसे कहते हैं उफ़की। जैसे उफ़की लाइन होती है, इसी तरह आपने इस शेप में इसको देखना है तो आपने गैस करना है कि इसमें कितनी रोज़ हैं। अब हमारे पास एक रो ये है और एक रो ये है, यानी कि हमारे पास दो रो है। तो इस चीज़ को हम रो बोलेंगे, उर्दू में इसे कहते हैं कतार। ये चीज़ हॉरिजेंटल उर्दू में उफ़की बोलेंगे, और इस चीज़ को कहेंगे क्या, रो, यानी कि कतार, कि एक जो मैट्रिक्स है उसमें कितनी कतारें हमारे पास आ रही हैं। उसके बाद अगर हम इस शेप में देखें, ये जो है हमारा शेप 1 2 3, तो ये शेप जो है, इस शेप में अगर हम देखें तो इसे हम बोलेंगे कॉलम। कॉलम यानी कि वर्टिकली तरतीब, वर्टिकल तरतीब में इसे वर्टिकल बोलते हैं, यानी कि अमूदी। तो रोज एंड कॉलम्स, तो एक जो मैट्रिक्स है उसके अंदर आपने अगर जज करना है कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, तो आप आसानी के साथ इसको जज कर सकते हैं। तो उसकी तरतीब आपके सामने जो है ये रख दी गई है। आइए मज़ीद एग्जांपल लेते हैं। टाइप्स के आगे मैट्रिक्स आएंगे, उनको भी पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, अब आपसे कोई पूछता है कि इसमें बताएं कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि इसमें 1 2 1 2 2 रोज़ हैं इसमें और 1 कॉलम है, इस तरीके से। इसी तरह हमारे पास अगर इस तरह का मैट्रिक्स आ जाए तो इसमें आप कैसे बताएंगे कि इसमें 1 रो और 1 कॉलम है। ठीक है जी, ये रोज एंड कॉलम जो हैं इनको हमने सीखा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि ऑर्डर क्या आता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक कॉलम में ऑर्डर किसे बोलते हैं, ऑर्डर उर्दू में कहते हैं मर्तबा, कि मैट्रिक्स जो कॉलम है उसका मर्तबा क्या है। जिस तरह हमने रो और कॉलम को डिस्क्राइब किया, वो ही चीज़ है कि एक मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हैं। मिसाल ले लेते हैं इसकी, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हमने जज करना है कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, तो हम कहेंगे कि इसका नाम है जी ए है, तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल नहीं। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखें आप इसमें कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2, तो ये पहले हमेशा लिखना है नंबर ऑफ रोज, तो ये आगे 2 रोज आ गई। अब इस तरफ देखेंगे वर्टिकली, तो ये कॉलम बनेगा, तो इसे हम लिखेंगे बाय डैश डाल के 2/2। तो इससे पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बताता है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज की तादाद, कि रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं। इसको रोज को m से और कॉलम को n से भी डिनोट किया जाता है, इसको ऑर्डर बताने के लिए। इसी तरह ऑर्डर के बाद जो आगे आएगा पॉइंट,
वो आएगा इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स मुसावी कालब बोलते हैं इसे उर्दू में, इक्वल मैट्रिक्स। तो दोस्तों इक्वल मैट्रिक्स को हमने देखना है तो उसके लिए इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये होनी चाहिए कि अगर दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं तो उनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, इक्वल ऑर्डर होना चाहिए ए एंड बी का, यानी कि नाम दे लेते हैं ए एंड बी, दो कॉलम है हमारे पास। और दूसरी चीज़ होनी चाहिए कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स में कैसे हम इनको लेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसी तरह हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें बताएं कि इक्वल मैट्रिक्स की पहचान करें, इन दोनों का आपस में जो रिलेशन बनता है, इक्वल मैट्रिक्स किसके इक्वल मैट्रिक्स है, तो बिल्कुल आसान है। ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो पहली शर्त तो हमारी पूरी होगी कि ऑर्डर बराबर हो गया। उसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ये वाली जो एंट्रीज हैं, ये वाली एंट्रीज दोनों की देखें तो सेम होनी चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं इनमें भी होना चाहिए। दूसरी भी हमारी जो कंडीशन है वो साबित हो गई। अब दोनों हमारी कंडीशनें साबित हैं तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के मुसावी है, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम इक्वल मैट्रिक्स को ले सकते हैं। अगर मज़ीद एग्जांपल लूँ मैं कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास और दूसरा मैट्रिक्स है तो स्टूडेंट्स अब देखें ज़रा, अब आपने बड़े ध्यान से देखना है कि गलती ना हो जाए कि हमारी क्या इसमें दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पूरे हैं, तो पहली शर्त पूरी होगी। अब दूसरी शर्त देखते हैं कि पूरी है, तो एंट्रीज देखें, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो यहाँ पे आके हमारे पास -4 और ये +4 है, तो ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, इस वजह से ये दूसरी जो हमारी शर्त है वो पूरी नहीं हुई। लिहाजा हम ये कहेंगे कि ए जो है वो इक्वल नहीं है बी के। तो इस तरीके से हम इक्वल मैट्रिक्स की पहचान। तो आइए दोस्तों 1.1 एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपके सामने ये क्वेश्चन है जो आपकी बुक की एक्सरसाइज 1.1 के अंदर है। तो ऑर्डर पूछ रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुकी होगी। तो इसमें आपने बताना है कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो पहली ये यूज़ है, तो इसमें देखें 2 रोज़ हैं इसमें और 2 ही कॉलम्स हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 2/2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसी तरह आगे बी जो है हमारे पास, इसमें भी सेम वो ही है, 2 रोज़ 2 कॉलम, तो 2/2। आगे सी मैट्रिक्स है हमारे पास, तो सी में देखें तो सी में 1 रो है और 2 कॉलम है, तो हम इसे बोलेंगे 1/2 कि जो इसका ऑर्डर होगा वो 1/2 होगा।
इसी तरह आगे ये एच हमारे पास जो है, तो इसमें देखें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एच इक्वल टू 2/3। उसके बाद आगे देखें तो डी जो है हमारे पास, तो इसमें जज करें कि कितनी रोज़ हैं। तो इसमें 1 2 3, इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। आगे ई है हमारे पास, तो इसमें देखते हैं, इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। आगे चलते हैं, आगे जी जो है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 हमारे पास कॉलम है। इसका ऑर्डर होगा 3/3, यानी कि इसका मर्तबा होगा 3/3। अब हमारे पास एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसका एक ही रो है इसमें और एक ही कॉलम है, तो हम कहेंगे कि ये 1/1। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वल मैट्रिक्स। इसमें हम बताएंगे कि इक्वल मैट्रिक्स कैसे बनते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू है 3, दूसरा हमारे पास है एक बी है 3 5। जज करते हैं कि सबसे पहले ए को लेते हैं। तो अब चेक करना है आपने इसमें से कि वो कौन सा मैट्रिक्स है जिसका आंसर भी सेम हो और ऑर्डर भी सेम हो। तो 5 में से 2 3 आ जाए तो सी की वैल्यू जो है वो ए के इक्वल बन जाती है, क्योंकि इसका भी ऑर्डर बराबर है, उसका भी ऑर्डर, और क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री जो है वो आपस में इक्वल है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सी के इक्वल है। इसके बाद जाए देखें बी को, बी की एंट्री है 3 5। अब इसमें मज़ीद जज करते हैं कि 3 5 किस में है। तो यहाँ पे 5 और 3 है, ये नहीं होगा क्योंकि इसका ऑर्डर तो बराबर है लेकिन एंट्री जो है वो नहीं। तो 3 और 2 5 और ये 3, तो इसका मतलब है कि आई और जो बी है ये आपस में बी इक्वल आई के है। उसके बाद आगे देखते हैं, हमारे पास आ जाएगा डी। तो डी को चेक कर लें, कोई है, मेरे ख्याल से नहीं है, तो ये नहीं आएगा इसके अंदर। अब ई है, तो 4062 एंट्री है। तो आगे चेक करते हैं किस में है, 2/2 है इसका। तो एच जो है इसका भी 2/2 है और एंट्रीज भी सेम है। इसके बाद 2 और 2 4 0 6 और 2, और इसका भी जो आंसर है ये भी इनका ही बिल्कुल ऑर्डर भी बराबर है। इसका मतलब है कि ई एच जे आपस में इक्वल है। अब हमारे पास जी है, 3 में से 1 निकालें 2 और 6। तो आप देख सकते हैं किस में है कोई, तो 2 और 6, एफ और जी, एफ और जी आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। उसके बाद देखें हमारे पूरे हो गए। तो ये दोस्तों हमारा जो आंसर है सबका वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बाज़ दफ़ा पेपर में आ जाता है ये। तो इसमें से आपने फाइंड आउट करना है ए बी सी डी की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू, और ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। और ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं जिसके दरमियान में इक्वल का साइन है। तो इक्वल का साइन जहाँ पे भी आता है इसका मतलब होता है कि वो जो हमारे पास रकम है या रकूम है वो इक्वेशन की हालत में। अब हमने इसको इक्वेशन की हालत में ही सॉल्व करना है।
और ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी। इसके लिए सबसे पहले देखना है अपने के फर्स्ट एलिमेंट जो है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है उसको एक दूसरे के इक्वल रख लेना है, ए प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 का नाम देने से अब दूसरी जो हमारा एलिमेंट है वो है ए प्लस 2b और यहाँ पे दूसरा जो एलिमेंट है वो है -7। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाएगा c-1 और यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3 के, इक्वेशन नंबर 3 बोलने से। और लास्ट पे आ जाएगा 4d -6 और ये लास्ट पे हमारी जो एलिमेंट है उसको हम इक्वल रख लेंगे। तो ये दोस्तों हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई। हमने इसको इक्वेशन की शक्ल में हल करना है और इसकी एंट्रीज के जवाब निकालने हैं कि हमारी जो आंसर है वो आ जाए। तो अब यहाँ पे जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो आपने ये देखना है कि यहाँ में कौन सी इक्वेशन है जो पहले सॉल्व हो सकती है, जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी के साथ। तो ज़रा सोचें, ज़रा देखें किसको हम पहले हल कर सकते हैं। वैसे तो हम 4 को भी हल कर सकते हैं, 1 और 2 को हम नहीं हल कर सकते क्योंकि इसमें ना हमारे पास ए की वैल्यू है ना सी की है, इसमें ना हमारे पास ए की है ना बी की है। तो हम पहले सबसे इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। ये हमने इक्वेशन 3 को सॉल्व करना है। आप देखें सबसे पहले यहाँ पे भी एक पॉइंट बड़ा अहम है, वही फिर बेसिक कंसेप्ट की बात आ जाती है कि हमारे पास यहाँ पे जो अदद है उसके साथ साइन है माइनस का, तो हम इक्वल के जब दूसरी जानब इसको ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इसका तरीका वैसे ये होता है कि यहाँ पे -1 है तो इसको +1 इधर भी कर दें और +1 इधर भी कर दें। असल जो तरीका है वो यही है कि अगर हम इसको ख़त्म भी कर दें तो हमारा जो एक्चुअल कंडीशन है वही रहेगी। अब ये प्लस माइनस जो है ये आपस में ख़त्म हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, पीछे c बचेगा तो 3 + 1 4 आ जाएगा। तो ये हमारी आंसर आ गया c = 4। उसके बाद अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट कर दें, पुट वैल्यू इन 1, पुट वैल्यू c = 4 इन 1। अब 1 में पुट कर देते हैं तो 1 है हमारे पास, a + c = 0। तो c की जगह पर c की वैल्यू को पुट कर दें तो ये आएगा a + 4 = 0। अब आप इसको उस तरफ ले जाएं, ये प्लस का है तो इस तरफ भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा आसान करना है तो ये प्लस का जब इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। ये दोस्तों इस तरीके से हम हल कर लेंगे। अब c और a की वैल्यू हमारी इंडिकेट हो गई है, निकल गई है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू a = -4 इन 2। तो इसके अंदर पुट कर देना है, a की जगह पर a की वैल्यू जो है ये है उसको पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -4 + 2b = -7। अब इस माइनस को जो हमारे पास ये कांस्टेंट है इसको उस तरफ ले जाएं तो ये प्लस का है, तो जब इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा तो ये प्लस, ये माइनस का है तो इस तरफ आके ये प्लस का हो जाएगा। तो 2b = अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि साइन बच्चों को समझ नहीं आती कि क्या करना है।
इसके लिए आप मेरी वीडियो इंटीजर्स वाली देख सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं कि उसमें मैंने मुकम्मल साइन का बताया हुआ है कि साइन किस तरीके से आपने लगाना। तो जो बड़ा डिजिट है उसके साथ माइनस है और उसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है और 7 में से 4 बाकी -3। तो बड़ा जो डिजिट है उसके साथ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा आंसर -3/2। और अब इसको अगर आपने सहीयों में लेके जाना है तो ये -1.5 आ जाएगा इसका बी का आंसर। ये दोस्तों ये हमारे पास ABC की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4, जिसको हम हल करेंगे। और इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी रकम को पुट करने की, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो डी मौजूद है। तो हम इधर 4D इस 2D को इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 6 उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, और 4D में से 2D निकालेंगे तो पीछे 2D आ जाएगा और इज इक्वल टू 6। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 और ये आंसर आ जाएगा 3। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ, ये कि क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बाकी तो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि मैट्रिक्स जो है उसके बारे में, ऑर्डर के बारे में, रोज एंड कॉलम्स के बारे में, इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। तो ये 1.1 एक्सरसाइज जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके बाद 1.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम 1.2 एक्सरसाइज करते हैं कि 1.2 एक्सरसाइज को करने के लिए जो रिक्वायर्ड है हमारे पास कि मेथड क्या होना चाहिए, उसमें कौन सी चीज़ हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हैं उसके बारे में जानना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो हैं वो कौन सी होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में यही आपने आइडेंटिफाई करना है कि बताएं कि ये जो मैट्रिक्स हैं इनमें से कौन कौन से हैं टाइप्स के लिहाज से। तो आइए क्वेश्चन भी करते हैं साथ और साथ साथ समझते जाते हैं टाइप्स को भी कि कौन सी टाइप्स जो है उसकी डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट से होती हैं, ये भी पेपर्स में आती हैं, तो इनको भी आप साथ साथ याद करें। तो पहला क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है आपने इनमें से मैट्रिक्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए, जिसकी एंट्रीज है हमारी 0 0 0। तो इस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, इसकी तमाम एंट्रीज 0 होती हैं, या ज़ीरो मैट्रिक्स भी इसे हम बोलते हैं। आगे हमारे पास बी, जिसमें क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक रो की शक्ल में हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ ओनली 1 रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद आगे सी जो में देखें तो इसमें एक ही कॉलम है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें ओनली 1 कॉलम हो। उसके बाद डी है, इसमें इसको समझने के लिए पहले हमें डायगोनल के बारे में जानना होगा कि डायगोनल क्या है। तो डायगोनल हमारे पास एंट्रीज ये वाली जो होती हैं ये डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। और ये जो मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल में दोनों एंट्री 1 1 हो, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसके लिए शर्त है कि डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए और यूनिट होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। और उसके बाद आगे हमारे पास ई है, तो इसमें भी 0 है, तो ये भी नल मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये हमारे पास 2 रोज़ और 3 कॉलम की शक्ल में एक मैट्रिक्स मौजूद है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी में नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2 में फिर हमारे पास 1 कॉलम है तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हो जाएं तो वो हमारा उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके बाद ये है हमारे पास, तो इसमें डायगोनल में 1 है तो ये हमारा आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आइडेंटिफाई करना है कि ये मैट्रिक्स कौन से हैं। तो इसमें हमारे पास ए में है, दोनों डायगोनल में सेम एंट्रीज हैं, लेकिन 1 के अलावा 2 आ जाए, इधर भी 3 आ जाए या 4 कुछ भी आ जाए, तो ऐसा जो मैट्रिक्स होता है उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर के लिए ये शर्त है कि एक तो ये स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा ये डायगोनल होना चाहिए, और डायगोनल में एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल एंट्री जो है वो 0 होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आगे बी यूज है। तो बी में देखें तो हमारे पास डायगोनल में 2 एंट्रीज हैं जिसमें सेम नहीं है, अलग-अलग हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जो है वो 0 के अलावा हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होनी ज़रूरी है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसकी भी शर्त है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर जो है वो बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन जो हैं इनकी डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, तो इन मैट्रिसेस की आप डेफिनेशन भी कर लें। 4 में हमने मालूम करना है, इसमें फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स, फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ए बी सी डी। तो ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स हैं, इनके हमने नेगेटिव मैट्रिक्स बनाने हैं। तो ये भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो है ये एक टाइप है नेगेटिव मैट्रिक्स। तो इसके लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसी तरह ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बाकी सारे सेम इसी तरह ही। तो ऐसे मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाते हैं जिनकी एंट्रीज जो हैं नेगेटिव साइन में तब्दील कर दें। साइन चेंज कर दें, अगर प्लस का है तो माइनस कर दें, 0 के साथ कुछ भी नहीं लगाते, और माइनस का जो है वो प्लस कर दें। तो ऐसा मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद दूसरी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें देखें तो सेम इसी तरह करेंगे कि एंट्रीज जो हैं उनकी साइन चेंज कर देंगे। ये 3 प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, तो हमने इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ट्रांसपोज क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रांसपोज ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम अगर हमारे पास रो है तो उसको कॉलम में चेंज कर दें, अगर कॉलम है तो उसे रो में तब्दील कर दें। तो ऐसे कॉलम को हम मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसको लेने का तरीका क्या है कि ए टी ऊपर लिखना है आपने इधर, और जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसके ऊपर भी टी लेना है। वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं लेकिन इस तरह बेहतर है। इसको ये हमारे पास कॉलम है, इसको हम रो की शक्ल में लिख देंगे एंट्रीज को 0 1 -2। तो ये हमारा जो है ट्रांसपोज मालूम हो गया। इसके बाद हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, सेम इसी तरह इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। पहले इसका ट्रांसपोज ले लें और उसके बाद
इसको चेंज कर दें। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया मैट्रिक्स में ट्रांसपोज। हमने इसको मालूम कर वेरीफाई डैट इफ अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 1, इसी तरह बी भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 1 2 0। तो तब हमने दो जुज़े हैं हमारे पास। फर्स्ट है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसी तरह सेम दूसरी जो जुज़ है वो भी इसी तरह ही है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आपको वेरीफाई करना पड़ जाए कि हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट के बराबर इक्वल लाना है, वेरीफाई करना है, साबित करना है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे कि वो ए की बराबर आ जाए, तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखें। हमने मालूम क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मालूम करना है, जबकि हमें रिक्वायर्ड है ए की वैल्यूज़। उसके बाद आपने ट्रांसपोज लेना है ए का, ए टी इधर भी और इधर भी ट्रांसपोज ले लेना। अब आप ट्रांसपोज इसका निकाल लें तो रो को कॉलम बना दें। ये हमारा फर्स्ट ट्रांसपोज निकला है। अब देखें इसके बाद वो कहता है कि इसका दोबारा ट्रांसपोज लें, तो इधर फिर आपने होल का ट्रांसपोज लेना है। ब्रैकेट डाल के इधर होल का ट्रांसपोज लेना है और इसका अब जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा ए टी का ट्रांसपोज 1 0 2 1। अब स्टूडेंट्स चेक करें कि इसका जो आंसर आया वो क्या हमारा जो ए है उसके इक्वल है, तो सेम आ गया। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है आप आसानी से हल कर सकेंगे। इसी तरह इसकी दूसरी जुज़ है, उसमें बी का निकालना है, तो आप आसानी के साथ ये निकाल लेंगे। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर जो है समझ में आ गया होगा। 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज को आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में भी आपने जान लिया होगा। इसके अलावा दो टाइप्स ऐसी हैं जो आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे, जिसमें सिमेट्रिक और स्किसमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वो आगे एक्सरसाइज में उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, तो उसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो 1.3 होगा, जिसमें हमने मैट्रिसेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करनी है।